फॉरेस्ट आर बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। फॉरेस्ट हमारे लिए सबसे बड़े संरक्षक हैं इस बदलते हुए वातावरण के अनुसार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नीतू गर्ग, प्रवक्ता इतिहास, आप सबका हमारे चैनल लर्न एट होम विद नीतू गर्ग व नवोदय क्रांति परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 10 के लेसन नंबर 1 संसाधन और विकास का भाग 2 करेंगे। पिछले भाग में हमने संसाधन, उसके प्रकार, संसाधन नियोजन पर विस्तृत चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे भू संसाधन अर्थात भूमि से जुड़ा हुआ संसाधन, क्योंकि संसाधन तो सभी हैं लेकिन भूमि संसाधन की अपनी ही एक विशेष बात है। भूमि संसाधन में प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार सभी आएंगे। और ये एक ऐसा संसाधन है जिसका प्रयोग हमें बड़ी ही सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। इसके 3 रूप हैं, मैदानी, पर्वतीय और पठारीय। मैदानी समतल भूमि है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सभी इसमें आते हैं और इस भूमि पर हम कृषि करते हैं, उद्योगों के लिए भी ये उपयुक्त है। दूसरी है पर्वतीय, जहाँ पर पर्वत हैं, पहाड़ हैं, जो पर्यटन के लिए, विशेष रूप से जड़ी बूटियों के लिए, अच्छे वातावरण के लिए, पर्यटन के लिए प्रयोग की जाती है। तीसरी है पठारीय भूमि, जिसका हिस्सा 27% है और ये भूमि हमें अनेक प्रकार के खनिज प्रदान करती है। यहाँ पर हम एक बार फिर से डिटेल पर देख लेते हैं। मैदानी भाग 43% है और ये कृषि और उद्योग के लिए बड़ी ही उपयुक्त है। पर्वतीय क्षेत्र का 30% भाग है और ये पर्वतीय क्षेत्र में वन संपदा और पर्यटन के लिए बड़ी ही उपयोगी है। फिर है पठारीय क्षेत्र, 27% हिस्सा खनिज और जीवाश्म ईंधन और साथ में वनों का अपार संचय भी यहीं पर है। ये भारत के अगर हम कुल भूमि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर को बांट दें तो उसमें से 43% भूमि जो है वो मैदानी और 27 पठारीय और पर्वतीय जो है 30% है। उसके बाद है भूमि संसाधन का वर्गीकरण, अर्थात हम भूमि संसाधनों को किन वर्गों में बांट सकते हैं और कैसे कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम इसे 5 वर्गों में बांटेंगे। पहला है वन, सिंपल है, जो भूमि जंगलों के अधीन है, जो वनों के अधीन है वो वनों में आएगी। दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, अर्थात ऐसी भूमि जिस पर हम कृषि नहीं करते। तीसरा है पर्ती के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, अर्थात ये भूमि पर्ती भी नहीं है, ये वन में भी नहीं आती और कृषि भी नहीं होती। फिर है पर्ती भूमि, जैसे मैंने कहा ना, पर्ती के अतिरिक्त। और फिर 5वीं है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, अर्थात जहां पर हम हर साल बोकर, सींचकर खेती करते हैं, फसलें प्राप्त करते हैं। वन तो हमने देख ही लिया कि सिंपल जो भूमि जंगलों के अधीन है वो वनों में आती है। दूसरा हमने कहा था कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, इस भूमि को 2 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 तो बंजर भूमि, जो कृषि के लिए अनुपलब्ध है, अर्थात जिस पर हम कृषि नहीं करेंगे। दूसरी है गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि, इसमें हम सड़कें, रेल, इमारतें और साथ में उद्योग भी शामिल करेंगे, मतलब भूमि जिस पर हम कृषि नहीं करते। तीसरी भूमि जो वर्गीकरण के तहत आएगी वो है पर्ती के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। पर्ती भी नहीं है, फिर भी वो भूमि कृषि के लिए प्रयोग नहीं होती और ये भूमि जो है वो है स्थायी चरागाहें, अन्य गोचर भूमि। स्थायी चरागाहें ऐसी भूमि जो सिर्फ चरागाहों के लिए छोड़ दी गई, वहां पे कृषि नहीं होती, सिर्फ पशु आते हैं और चारा लेके जाते हैं। उसके बाद है विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों और उपवनों के अधीन भूमि, इसमें वो क्षेत्र है जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र नहीं है। ये अपने आप स्वतः वृक्षों के अधीन, वृक्ष फसलों के अधीन या उपवनों के अधीन आने वाली, जो हम बाग बगीचे हैं, कृषि तो नहीं कर रहे ना, तो वो भूमि शामिल होगी। फिर है कृषि योग्य बंजर भूमि, मतलब है तो कृषि योग्य भूमि है ये, लेकिन 5-5 साल तक हम इस पे खेती नहीं करते, इसलिए क्योंकि ये बंजर है। तो ये भी पर्ती के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि में ही आएगी। फिर है पर्ती भूमि, चौथे नंबर पर देखिए, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। एक तो है वर्तमान पर्ती, दूसरी है वर्तमान पर्ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पर्ती भूमि, या इसका दूसरा नाम लेंगे हम पुरातन पर्ती। वर्तमान पर्ती जिसमें हम 1 साल कृषि नहीं करते, अगले साल करते हैं, और पुरातन पर्ती में 1 साल से लेकर 5 साल तक हम इसमें कृषि नहीं करते हैं।
ये भूमि किसमें आएगी, परती में। यहाँ 1 साल के बाद हो सकती है, यहाँ 1 साल से 5 साल तो नहीं होगी, फिर उसके बाद होगी। फिर आएगा भारत में भू उपयोग का प्रारूप। भौतिक कार्य जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, मानवीय कार्य जैसे जनसंख्या, घनत्व, तकनीकी क्षमता, सांस्कृतिक परंपराएं, ये भू उपयोग को निर्धारित करते हैं। अर्थात हम अपनी भूमि को कैसे प्रयोग में लाते हैं, हम अपनी भूमि का प्रयोग कैसे करते हैं। इसके आंकड़े, यहाँ से एक नंबर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं। जैसे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में, असम को छोड़ दीजिए, बाकी अन्य राज्यों के हमारे पास आंकड़े जो हैं वो उपलब्ध नहीं है। साथ में ही जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और चीन के अधीन जो हमारा क्षेत्र है उसका भी सर्वेक्षण नहीं हो पाया। अर्थात हमारे पास भूमि उपयोग के जो आंकड़े हैं वो केवल 93% भूमि के ही हैं, 7% भूमि के आंकड़े हमारे पास नहीं है। फिर हम बात करेंगे भारत में दिनों दिन स्थायी चारागाहें जो है उसके अंतर्गत भूमि कम हो रही है। अर्थात जैसे जंगल कम हो रहे हैं वैसे ही स्थायी चारागाहें भी कम हो रही हैं। और कम होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा बढ़ता हुआ लालच। भारत में वर्तमान परती के अतिरिक्त अन्य परती भूमि उपजाऊ नहीं है। इन भूमि पर खेती हो सकती है, लेकिन अत्यधिक लागत लगाकर हम वर्ष में 2 या 3 बार ही इसको बो सकते हैं। यदि इन्हें बोए जाने वाले क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तो भारत के लगभग 54% क्षेत्र पर ही खेती होती है, अर्थात 40% हिस्से पर खेती नहीं होती। फिर हम बात करेंगे भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र। प्यारे बच्चों, ये पॉइंट हमारा पीछे थोड़ा छूट गया था। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, जिसे हम कहते हैं शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र। ये वो क्षेत्र है, वो भूमि है जिस पर प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 बार फसल उगाई जाती है। 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है। अर्थात जो हमारे लिए खेती का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्षेत्र किसमें काउंट होगा, शुद्ध अथवा निवल बोए गए क्षेत्र में। लेकिन दुख की बात यह है कि ये भी समान नहीं है। खेत की बात करेंगे, पंजाब और हरियाणा के खेती योग्य भूमि के 80% हिस्से पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केवल 10% से भी क्षेत्र या उससे भी कम क्षेत्र पर खेती की जाती है। फिर है राष्ट्रीय वन नीति। यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति को कब अपनाया गया, 1952 में। इसके अनुसार कितने क्षेत्र पर, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए, ये कहता है कि 33% क्षेत्र पर जो है वन होने चाहिए। अर्थात हम अगर हमारा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है तो उसमें से कितने एरिया पर जो है वन होने चाहिए, 33 पर। लेकिन जबकि भारत में 19 से 20% एरिया ऐसा है जिस पर वन है, क्योंकि हम वनों को साफ करते जा रहे हैं, वहां पर उद्योग, इमारतें, सड़कें और अपने घर बना रहे हैं। इसलिए वनों के अंतर्गत जो भूमि है वो कम होती जा रही है और उसी वजह से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है, ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, प्रदूषण भी बढ़ रहा है। फिर है भूमि निम्नीकरण क्या है। जब भूमि की क्वालिटी कम हो जाती है, अर्थात भूमि के गुणों का ह्रास हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं भूमि निम्नीकरण। भारत में वर्तमान समय में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है निम्नीकृत है। इसमें निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आने वाली भूमि का प्रतिशत जो है 28%, अर्थात 28% भूमि जो है निम्नीकृत है, जो अपनी उपजाऊ शक्ति खो चुकी है। इसमें से कुछ भूमि जो है अपर्दित भूमि का क्षेत्रफल जो है, जो बह गई, जल के साथ बहकर अपनी उपजाऊ शक्ति खो चुकी है, उसको बोलते हैं जल अपर्दित भूमि। इसका प्रतिशत 56% है और कुछ भाग जो है वो लवणीय और क्षारीय होने की वजह से निम्नीकृत हो चुका है। तो 3 कारण हो गए ना। देखो, सबसे पहला तो क्या है कि भूमि जो वनों के अंतर्गत थी 28%, फिर वो जो जल अपर्दन की वजह से अपनी उपजाऊ शक्ति खो चुकी है वो 56, और फिर बाकी जो है वो क्षारीय और लवणीय होने की वजह से। फिर भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है।
भूमि प्रयोजन हेतु वनों का उन्मूलन, अर्थात हमने विभिन्न प्रयोजनों के लिए, जैसे मान लीजिए इमारतें बनाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, अलग अलग प्रयोजनों के कारण वनों का सफाया ही कर दिया है। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्य आएंगे। फिर है अति पशुचारण के कारण, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर अधिक पशु चराने की वजह से भूमि का निम्नीकरण हुआ है, क्योंकि जहां पर पशु बार बार अपना चरते हैं, घास खा लेते हैं धीरे धीरे, और पैरों से उस जगह को मजबूत सा पक्का सा बना देते हैं, तो फिर वहां पर जो है उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और वहां पर फिर फसलें और पेड़ पौधे उगने बंद हो जाते हैं। फिर है खनन की प्रक्रिया के कारण, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर खनन करके, खदान में खोद कर वहां से खनिज निकाल लिए जाते हैं और फिर उस जगह को खुला छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से वो भूमि जो है अपनी उपजाऊ शक्ति खो देती है। अति सिंचाई हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भूमि निम्नीकरण का कारण है अधिक सिंचाई करना। असल में ज्यादा सिंचाई करने की वजह से, अधिक फसलें लेने की वजह से, साल में 2-2, 3-3 फसलें लेने की वजह से हम बहुत अधिक सिंचाई कर देते हैं। वो ट्यूबवेल की मदद से, नहरों की मदद से, कुओं की मदद से होती है, और उसके कारण क्या होता है, जमीन में लवण और क्षार, क्षार मतलब होता है अम्ल, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। उसके बाद है खनिज प्रक्रियाओं के कारण खनिज निकालना, और जैसे हम सीमेंट उद्योग है उसमें चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं, मृदा बर्तनों में भी चूने का और सेल खड़ी का प्रयोग होता है। अब ये धूल जो है, चूना पत्थर की धूल, सेल खड़ी पत्थर की धूल, ये वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल में जाने के बाद ये धूल धीरे धीरे जमीन में बिछती है, तो बहुत बड़े एरिया में बिछ जाती है, और जब वो जमीन के ऊपर धूल जमती है तो वो जमीन से चिपक जाती है, और उसके बाद जमीन के ऊपर पड़ा हुआ जल नीचे नहीं जा पाता। मिट्टी की जल सोखने की प्रक्रिया जो है वो बेहद कम हो जाती है। फिर विभिन्न उद्योगों में फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के कारण भी हमारी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। इसके अलावा जो शहरों में जल निकास होता है फैक्ट्रियों से, वो अपशिष्ट पदार्थों के कारण भी भूमि का जल प्रदूषित होता है। भूमि और जल दोनों प्रदूषित होते हैं। फिर है भूमि निम्नीकरण के संरक्षण के उपाय, अर्थात क्या हम भूमि के निम्नीकरण को रोक सकते हैं? रोक तो सकते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद। कैसे? नंबर 1, वनारोपण। प्यारे बच्चों, अगर हमें अपने वातावरण को बचाना है तो सबसे बड़ा कार्य हमें करना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि पेड़ ही हर प्रकार के प्रदूषण को सोख सकते हैं और हमारे वातावरण में संतुलन बना सकते हैं। चरागाहों के उचित प्रबंधन और पशुचारण को नियंत्रण करके भी हम भूमि के निम्नीकरण को रोक सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर, ये क्या होता है, जब किसी एरिया पर बहुत ज्यादा आंधी तूफान चलते हैं, बहुत वायु चलती है, मिट्टी उड़ जाती है, तो उसे उड़ने से रोकने के लिए हम उस जगह के आसपास ऊंचे ऊंचे पेड़ लगा देते हैं, और जब वायु चलती है तो वो जमीन में नहीं आ पाती, बल्कि पेड़ों के पत्तों में, उसकी शाखाओं में फंस जाती है, और इस प्रकार से हम अपरदन को रोक सकते हैं। रेतीले टीलों को, कांटेदार जो रेतीले टीले हैं और हवा के साथ उड़कर कहीं से कहीं चले जाते हैं, अगर हम उन टीलों के ऊपर झाड़ियां लगा देंगे तब भी हम अपरदन रोक सकते हैं, भूमि अपरदन रोक सकते हैं। बंजर भूमि के लिए उचित प्रबंधन करके, खनन नियंत्रण करके और औद्योगिक जल को परिष्कृत करके, अर्थात औद्योगिक जल का उपचार करने के बाद अगर हम उसे जल और भूमि में छोड़ें तो हम भूमि के प्रदूषण को, उसकी उपजाऊ शक्ति को बना सकते हैं, प्रदूषण को कम कर सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और जल्द ही हम अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।